हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का सोशल साइंस में मॉडल पेपर यानी कि पिछले वर्ष के कुछ पेपर्स को का सलूशन मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो इसके पहले खंड का के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका था। अब आज हम बात करेंगे खंड खा के प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकतंत्र अन्य सरकारों से श्रेष्ठ है, कोई 4 तर्क देकर कथन की पुष्टि करें। तो सबसे पहली बात होती है लोकतंत्र में कि यह एक उत्तरदायी शासन होता है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, यह निर्णय लेने की गुणवत्ता को सुधारता है। जो लोकतंत्र होता है इसमें निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार आता है, क्योंकि पर्याप्त डिस्कशन, चर्चा, इस सब के बाद निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए जो निर्णय होता है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अंतर्गत संघर्षों और टकरावों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जनता के गौरव को बढ़ावा मिलता है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है, जनता को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, कानून के सम्मुख समानता और इसके साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को बदलने का अवसर प्रदान करती है लोकतांत्रिक सरकार। इसका 8वां क्वेश्चन करके है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इस उपमहाद्वीप के अन्य देशों के नाम लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप से अभिप्राय इंडियन प्लेट जो दक्षिण की ओर हिमालय से हिंद महासागर की ओर जाती है, इससे भौगोलिक तौर पर 55 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना से उभरी भूमि से है, जो यूरेशियन प्लेट से जा मिला। इसमें उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश स्थित है। सांस्कृतिक विविधता तथा एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति के कारण भारत एक विविधता से भरपूर देश है, जिसमें भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं व्यापक स्तर पर पाई जाती हैं। बहुत से देशों में अपनाए जाने वाले बौद्ध धर्म का प्रारंभ भारत में ही हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। हिमालय के 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए तथा उसमें से प्रत्येक का एक मुख्य लक्षण भी लिखिए। तो हिमालय के 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में पहला महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मध्य हिमालय जिसे हिमालंचल भी कहते हैं, बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। अब महान हिमालय या हिमाद्री की अगर बात करें, यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट लगभग 8848 मीटर ऊंचा है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय जिसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों से भरपूर है। इसमें पीर पंजा, धौलाधर जैसी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। बाहरी हिमालय या जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, कई बड़ी नदियां इस श्रृंखला से होते हुए मैदानी भाग में आती हैं। इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इस अधिकार से किन्हीं दो वर्गों के लोगों को लाभ हुआ। तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार हर नागरिक जिसने एक निर्धारित आयु, जिसे 18 वर्ष भारत में की गई है, प्राप्त कर ली, तो उसे जाति, धर्म, लिंग, वंश, आर्थिक स्थिति आदि के भेदभाव के बिना समान रूप से वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर दूसरे की बात करा जाए तो यह लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि यह समाज के सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। भारत में वर्तमान में 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में पागल, दिवालिया, भयंकर अपराध के दोषी लोगों को वोट डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। अब इसमें एक टर्म आता है दिवालिया। दिवालिया मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट बैंक से उधार ले लिया और अब उधार चुकाने में असमर्थ है, तो उसे बैंक द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जिसका वोटिंग जो पॉलिटिकल राइट्स होता है उसे छीन लिया जाता है। इस अधिकार का लाभ अनुसूचित जाति को मिला, अनुसूचित जनजातियों को मिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को प्राप्त हुआ। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इससे सबसे अधिक लाभ हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था क्या थी? फ्रांस की अगर बात करें तो पहले 2 वर्ग
में पादरी और अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग आते थे। तीसरे वर्ग में किसान, मध्यम वर्ग के लोग, दस्तकार, नौकर व सामान्य लोग आते थे। तीसरे वर्ग पर कर्म का भारी बोझ था। अत्यधिक कर्म के बोझ के कारण लोगों में असंतोष की भावना जागृत हुई। ये तीसरा वर्ग जीवन कष्ट व अभावों से घिरा हुआ था, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या का 90% थी। और अगर ज़मीन की बात करें, लैंड की बात करें, तो लैंड इनके पास 60% था। ये पहले और दूसरे वर्ग के जो लोग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, इनकी संख्या मात्र 10% थी, बट ये 40% लैंड यूज करते थे और टैक्स फ्री थे। ये टैक्स अदा नहीं करते थे। और ये स्पेशल जो प्रिविलेज मिली हुई थी उन्हें, ये बाई बर्थ मिली हुई थी, मतलब विशेषाधिकार जो मिला हुआ था ये जन्म से ही मिला था। क्वेश्चन नंबर इसमें अथवा करके है, समाजवाद की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पहली विशेषता है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया जा सके। समानता पर आधारित समाज हो। समाजवाद में सभी वर्गों को समान माना जाता है। इसमें सभी समान होते हैं तथा सभी समान अधिकारों का भोग व कर्तव्यों का पालन करते हैं। मजदूरों तथा किसानों को उनका उचित हक। इस व्यवस्था में किसानों तथा मजदूरों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिलता है तथा उनके शोषण पर पूंजीपति वर्ग ऐश का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। चौथा था नियोजित अर्थव्यवस्था तथा धन के अत्यधिक संग्रह पर रोक भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? किन्हीं 3 बिंदुओं को विस्तार से समझाइए। तो पहला, सिंचाई में सहायक। बिजली आने से पूर्व सिंचाई पारंपरिक तरीकों जैसे कुओं से होती थी, मगर बिजली के कारण नलकूपों के माध्यम से आसानी से सिंचाई हो जाती है। दूसरी विशेषता थी बेहतर सिंचाई के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अधिक फसल उत्पादन के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। क्वेश्चन नंबर 25, सदाबहार व पर्णपाती वन में 3 अंतर बताइए। तो इसमें सदाबहार वन की विशेषताएं देख लेते हैं। ये सदाबहार वन साल भर हरे भरे रहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना आदि प्रमुख इसके वृक्ष होते हैं। पर्णपाती वनों की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों को गिरा देते हैं। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। शीशम, चंदन, बांस, सहतूत आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को लिखिए। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देश की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। इसका फैसला जो होता है सभी के लिए बाध्यकारी होता है। जितने भी नीचे के न्यायालय होते हैं सबके लिए बाध्यकारी है। देश के नागरिकों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, केंद्र राज्यों के बीच, नागरिक व सरकार के बीच जितने भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन सब की सुनवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 27, नाजीवाद किसे कहते हैं? 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? नाजीवाद एक अधिनायकवादी विचारधारा है जिसे एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी में लोकप्रिय बनाया था। यह इटली की फ्रांसीसी फांसीवादी विचारधारा से प्रभावित थी। इसने युद्ध, उपनिवेशवाद, नस्ल की श्रेष्ठता और साम्राज्य का विस्तारवाद का समर्थन किया। नाजीवाद को लोकप्रियता के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बनी लोकतांत्रिक बीमर राज्य अलोकप्रिय था। वर्साय की संधि का थोपा जाना और वैश्विक आर्थिक संकट जो 1929 और से जो 32 तक की जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी, जिसे तीसा की महान मंदी के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। व्यापार वाणिज्य बर्बाद हो गया था। महंगाई व बेरोजगारी बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के हर जाने का बोझ भी उन पर था। हिटलर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह भाषण देने की कला में बहुत निपुण था तथा उसमें लोगों को आकर्षित करने के एक जो कार्यक्रम उसने रखा, बेरोजगारी दूर करने का जो उसने प्रयास किया, अपमान का बदला लेने जैसे सुनहरे भविष्य के सपने उसने दिखाया और इन परिस्थितियों ने लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। भारत में गरीबी के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में गरीबी के निम्न कारण हैं, जैसे जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर गरीबी आज भी बनी हुई है। आर्थिक विकास की निम्न दर, बेरोजगारी, संसाधनों का असमान वितरण,
विभिन्न जातीय तत्व जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा आदि, औपनिवेशिक शासन के दमनकारी व शोषणकारी कुछ आर्थिक नीतियाँ थी। तो स्टूडेंट, ये था खंड खा के कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपके साथ डिस्कस